फ्रेंड्स, हिस्ट्री 360 की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग क्लास 11th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की बुक को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 को देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि जब हम लोग पृथ्वी की सतह से, ये जो सतह है यहाँ से पृथ्वी की गहराई में जाएंगे अंदर की ओर, तो हमें किस किस तरह के पदार्थ मिलेंगे। अब देखिए, अगर आप पृथ्वी की गहराई में जो पदार्थ हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं तो डायरेक्ट जा करके आप इसको नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या जो है 6370 किलोमीटर है, यानी आपको पूरी पृथ्वी के केंद्र तक जाने के लिए 6370 किलोमीटर की दूरी तय करना होगी। देखिए, यहाँ पर ये 6371 किलोमीटर दिया है, तो अलग अलग सोर्स में आधा 1 किलोमीटर का अंतर हो सकता है, लेकिन टोटली इतनी ज्यादा गहराई तक जाना पृथ्वी में जो परिस्थितियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए असंभव है। तो जब हम अंदर नहीं जा सकते हैं तो वो कौन से सोर्सेज हो सकते हैं, वो कौन से माध्यम हो सकते हैं जिनसे हम पता लगाएं कि पृथ्वी के भीतर हैं कौन कौन सी चीजें। तो इसमें हम लोग ज्वालामुखी देखेंगे, चट्टानों के बारे में देखेंगे, उल्का पिंड के बारे में देखेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है भूकंप की तरंगें। जो भूकंपीय तरंगे हैं वो हमें पृथ्वी के बारे में काफी जानकारी देती हैं। अच्छा, एक स्टेटमेंट है, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। बहिर्जात और अंतर्जात प्रक्रियाएं लगातार भूदृश्य को आकार देती हैं। बहुत ही शॉर्ट में समझाऊंगा, इस चैप्टर से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। देखिए क्या है, हमारी पृथ्वी में दो तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। एक जो पृथ्वी के अंदर हो रही हैं, जो अंतर्जात बलों की वजह से होती हैं, पृथ्वी के अंदर से बल काम करते हैं, जैसे संवहनी तरंगे होती हैं। आगे इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो संवहनी तरंगों की वजह से पृथ्वी की जो दो प्लेट हैं वो विपरीत दिशा में सरकती हैं। अब ये क्या है? अंतर्जात बल है। और बहिर्जात बल क्या है? जैसे कि नदी के द्वारा होने वाला अपरदन। तो ये अंतर्जात बल और बहिर्जात बल जो है ये मिल करके पृथ्वी की सतह में लगातार परिवर्तन लाते रहते हैं। अब देखिए, वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग ये समझना चाहते हैं कि पृथ्वी की गहराई में कहां कहां पर कौन कौन से पदार्थ मिलते हैं। अब इसको समझने के दो तरीके हैं। एक प्रत्यक्ष माध्यम, यानी प्रत्यक्ष स्रोतों का उपयोग करना, जैसे ज्वालामुखी से जो लावा बाहर आता है उसका अध्ययन करना, खनन के दौरान जो चट्टानें निकलती हैं उनका अध्ययन करना। तो जैसे प्रत्यक्ष स्रोत का एक उदाहरण है धरातलीय चट्टानों का अध्ययन। यहाँ पर कुछ चट्टानें हैं। अब मान लीजिए अफ्रीका में एक सोने की खान है जो 3 से 4 किलोमीटर गहरी है। तो 3 से 4 किलोमीटर गहरी इस खान से जो पत्थर आपने निकाले, जो धरातलीय चट्टानें निकाली, इनका अध्ययन करके आप जान सकते हैं कि धरातल के नीचे किस तरह के पदार्थ हैं। लेकिन समस्या क्या आएगी? वही समस्या आएगी कि पृथ्वी तो बहुत गहरी है और हम लोग जा पा रहे हैं केवल 3 से 4 किलोमीटर की गहराई तक। तो हमको एक सटीक जानकारी बाकी की जो गहराई है उसके बारे में नहीं मिलेगी। अच्छा देखिए, कुछ प्रवेधन अभियान चलाए गए, यानी कि पृथ्वी के नीचे जाने के लिए खुदाई वगैरह करना। तो जैसे आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र है, वहां पर 12 किलोमीटर की गहराई तक प्रवेधन अभियान चलाया गया। तो हमको कुछ जानकारियां मिली कि 12 किलोमीटर की गहराई तक पृथ्वी में कौन कौन से पदार्थ मिलते हैं। फिर देखिए, ज्वालामुखी है। अब ज्वालामुखी से जो मैग्मा आ रहा है ये पृथ्वी के अंदर से आ रहा है। तो इसका अध्ययन आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन से पदार्थ हैं, क्योंकि वही पिघल कर बाहर आ रहे हैं। लेकिन समस्या क्या है? ये तो पता चल गया कोई पदार्थ है, यानी कि ये जो मैग्मा से पदार्थ निकला ये पृथ्वी के अंदर है, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन कितनी गहराई पे है, यहाँ पर है या यहाँ पर है, इसका पता आपको नहीं सही चल पाता है। अच्छा, एक बात और है, एक निष्कर्ष और निकाला गया। जब खनन की गतिविधि होती है, माइनिंग होती है, तो पृथ्वी में जितना आप गहराई में पहुंचते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और साथ में दबाव यानी प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। तो एक चीज तो क्लियर है कि पृथ्वी में आप गहराई की ओर जब जाएंगे, नीचे की ओर जब जाएंगे, तो पदार्थ का घनत्व तो बढ़ता जाएगा। देखिए, चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि जो अधिकतर उल्का पिंड हैं वो उन्हीं ग्रहाणुओं से बने हैं जिन ग्रहाणु से पृथ्वी बनी है, यानी दोनों का संगठन एक जैसा है। तो पृथ्वी पर जो उल्का पिंड आते हैं
इनका जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर भी ऐसे ही पदार्थ होंगे, क्योंकि आप कह लीजिए उल्का पिंड और पृथ्वी लगभग एक जैसे पदार्थों से बने हैं। तो उल्का पिंड का अध्ययन करके भी हमें पृथ्वी के अंतरतम में, पृथ्वी के गहराई में कौन से पदार्थ हैं इनका पता चलता है। तो देखिए, यहां तक हम लोगों ने उन प्रत्यक्ष स्रोतों को डिस्कस कर लिया जिनसे हमें पृथ्वी के अंतरतम के बारे में पता चलता है। फिर कुछ अप्रत्यक्ष स्रोत भी हैं जिनसे हमें पृथ्वी की गहराई में क्या है इसका अनुमान लगता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र और भूकंप संबंधी क्रियाएं। पहले हम लोग गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं। हम लोग जानते हैं हमारी पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल है पूरी पृथ्वी में एक समान नहीं है। उदाहरण के लिए, जो ध्रुव हैं हमारे, जो पोल है, वहां पर आपको गुरुत्वाकर्षण ज्यादा मिलेगा, भूमध्य रेखा पर कम मिलेगा। इसी तरह से देखिए, जो अलग अलग पदार्थ होते हैं पृथ्वी के, उनका गुरुत्व बल अलग अलग होता है। जैसे यहां पर एक तरह का पदार्थ है, यहां पर दूसरी तरह का पदार्थ है, तो इन दोनों का जो गुरुत्व बल है वो भी अलग अलग होगा। अब मान लीजिए ये हमारी पूरी पृथ्वी है, यहां पर एक तरह के पदार्थ मिलते हैं जबकि यहां पर दूसरी तरह के पदार्थ मिलते हैं, तो यहां पर गुरुत्व बल अलग दिखाई देगा जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, और यहां पर गुरुत्वाकर्षण अलग दिखाई देगा। इसको कहते हैं गुरुत्व विसंगति। तो ये जो पृथ्वी में गुरुत्व विसंगति है, इससे हमको पता चलता है कहां पर किस द्रव्यमान का पदार्थ है। देखिए, जहां पर जितने द्रव्यमान का पदार्थ होगा उतना ही वहां पर गुरुत्वाकर्षण होगा। तो हम लोगों को जैसे यहां पर जो गुरुत्वाकर्षण का मान मिल रहा है, उससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी के इस भाग में किस तरह के पदार्थ होंगे। फिर देखिए, एक जो बहुत ज्यादा जानकारी देने वाला स्रोत है वो भूकंप है। तो जो भूकंप है, पहले तो इसका अर्थ क्या है, पृथ्वी का कांपना या पृथ्वी का कंपन। और देखिए, ये एक प्राकृतिक घटना है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती हैं। इस चित्र को आप देखिए, यहाँ पर भूकंप की घटना हुई है, ये आपको चारों तरफ फैलती हुई तरंगे दिखाई दे रही हैं, और इन्हीं तरंगों की वजह से क्या है कि जो पृथ्वी है उसमें कंपन होने लगता है या पृथ्वी हिलने लगती है। अच्छा देखिए, जो भूकंप है वो आता कैसे है। वैसे तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। 3 तरह की प्लेट्स होती हैं, और या कह लीजिए प्लेट्स नहीं, 3 तरह से प्लेट्स जो हैं उनमें मूवमेंट होता है, संचलन होता है, और इन तीनों वजहों से भूकंप आता है। पर यहाँ पर एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आपको बता देता हूँ। देखिए, पृथ्वी में भ्रंशन होता है। भ्रंशन मतलब 2 भाग पृथ्वी के धरातल के एक दूसरे से विपरीत दिशा में मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, शुरुआती समय में क्या है, जैसे कि यहाँ पर 2 पत्थर हैं, मान लीजिए, सिंपल उदाहरण समझिए, 2 पत्थर दाएं बाएं जाना चाहते हैं, पर इनके ऊपर भी तो बहुत सारा वजन है। जो पृथ्वी का धरातल है उसका बहुत सारा वजन है, तो लंबे समय तक तो ये अपनी जगह पे टिके रहेंगे। लेकिन एक समय आएगा कि ये जो आगे एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाना चाहते हैं वो संभव हो जाएगा, ये एक दूसरे से विपरीत दिशा में खिसक जाएंगे। और जब ये पृथ्वी की जो अलग अलग प्लेट्स हैं, या कह लीजिए जो पृथ्वी का धरातल है, इसमें विपरीत दिशा में मूवमेंट हो जाता है, तो क्या होता है, इस घटना को भ्रंशन कहते हैं। और जब आप खुद समझ सकते हैं, जमीन 2 भागों में बंट जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि कुछ ऊर्जा जो है वो ऊपर की ओर जाएगी, और यही ऊर्जा जो है, यही तरंगे जो ऊपर की तरफ जाती हैं भ्रंशन की वजह से, इसी की वजह से भूकंप आता है। अच्छा देखिए, जहां पर पृथ्वी के भीतर ये घटना हुई, ये भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है। इस वाले चित्र में देखिए, ये आपके भूकंप का उद्गम केंद्र है। यहां पर क्या हुआ है, फॉल्ट है। फॉल्ट मतलब भ्रंश है। यहां पर 2 जो पार्ट्स थे, दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में चले गए। अब ठीक इसके ऊपर देखिए, ऊपर अगर आप जाएं लाइन से, ये ठीक इसके ऊपर जो ये आप गोल पार्ट देख रहे हैं, इसको भूकंप का अधिकेंद्र या एपीसेंटर कहते हैं। यहीं पर भूकंप की तरंगे सबसे पहले महसूस होती हैं। यहीं पर पहले आपको पता चलेगा कि भूकंप आया है।
और एपिसेंटर जो है, जो आपके भूकंप का उद्गम केंद्र है, इसके सबसे पास का स्थान होता है। यानी भूकंप के उद्गम से अगर आ जाए क्वेश्चन, सबसे पास का स्थान कौन है, तो ये आपका एपिसेंटर हो जाएगा। देखिए यहां तक पहुंचते पहुंचते हम लोगों ने देखा कि जो भ्रंशन है, यानी दो चट्टानें पृथ्वी के अंदर जो एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती हैं, उसकी वजह से भूकंप आता है। भूकंप क्या है, और कुछ नहीं है, बस तरंगे हैं। तो भूकंप की तरंगों के अब हम लोग प्रकार देखेंगे कि भूकंप की तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए जितने भी प्राकृतिक भूकंप हैं स्थल मंडल में आते हैं, और पृथ्वी के धरातल से जो 200 किलोमीटर गहराई तक का हिस्सा है, यानी जिस सरफेस पे आप खड़े हैं यहां से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाला जो हिस्सा है, इसको हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। और जो भूकंप मापी होता है उसकी मदद से हम लोग भूकंप तरंगों को एक तरह से रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अब देखिए जो भूकंपीय तरंगे हैं दो प्रकार की होती हैं, भूगर्भिक तरंगे और धरातलीय तरंगे। देखिए भूगर्भिक तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा मुक्त होने के दौरान पैदा होती हैं। हम लोगों ने अभी देखा कि जहां पर भ्रंशन होता है, जहां पर चट्टानें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती हैं, वहां से तरंगे बाहर आती हैं। तो ये जो तरंगे बाहर आ रही हैं इसको क्या कहेंगे, भूगर्भिक तरंगे। अब देखिए ये जो भूगर्भिक तरंगे हैं आगे की ओर बढ़ेंगी, जाहिर सी बात है। और जब ये धरातलीय शैलों से टकराती हैं, यहां पर देखिएगा चित्र में, ये देखिए तरंग है एक, और ये तरंग बढ़ती हुई धरातलीय शैल यानी पृथ्वी के धरातल में जो पत्थर हैं, जो शैल है, इससे जब ये टकराती है तो क्या होता है, एक दूसरी तरह की तरंगे बन जाती हैं जिसको धरातलीय तरंगे कहते हैं। एक बार फिर से बता देता हूं, देखिए दो शैल एक दूसरे से विपरीत दिशा में गए या दो चट्टानें एक दूसरे से विपरीत दिशा में गईं, इससे कुछ तरंगे पृथ्वी से बाहर निकली, इनको कहा गया भूगर्भिक। भूगर्भ से निकल रही हैं तो भूगर्भिक तरंगे हो गईं। फिर ये पृथ्वी के धरातल के पास पहुंची तो कुछ शैलों से टकराई, या जो पृथ्वी का धरातल है इससे टकराई, और इसकी वजह से जो नई तरह की तरंगे बन गईं उनको कहा गया धरातलीय तरंगे। ये जो तरंगे हैं धरातल के साथ साथ चलती हैं। और देखिए जो तरंगे होती हैं, जो ये भूकंप से तरंगे निकलती हैं, अलग अलग तरह के पदार्थों में या कह लीजिए अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों में इनका वेग भी अलग अलग होता है। यानी कि जैसी जिस पदार्थ की डेंसिटी होगी, जब इस पदार्थ से भूकंपीय तरंग निकलेगी उसी हिसाब से इसका वेग भी बदल जाएगा। उदाहरण के लिए अगर आपको बालू में मोटरसाइकिल चलाना हो और एक पक्की रोड पे मोटरसाइकिल चलाना हो, तो आपकी गति दोनों पर अलग अलग होगी। समान ही आप ताकत लगाएंगे लेकिन आपकी गति अलग अलग होगी। उसी तरह से जब भूकंपीय तरंगे अलग अलग माध्यम से अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरती हैं तो इनका वेग परिवर्तित हो जाता है। जितना ज्यादा घनत्व वाला पदार्थ होगा तरंगों का वेग भी उतना ज्यादा होगा। अब देखिए एक चीज यहां पर समझ लीजिए, इससे हमें पृथ्वी के धरातल का कैसे पता चलेगा। कहीं पर भूकंप की तरंग आई, उसको आपने रिकॉर्ड किया और आपको पता चला इसका वेग बहुत ज्यादा है, तो इससे आपको ये भी पता चलेगा कि जिस पृथ्वी के जिस हिस्से से ये तरंग आप तक पहुंची है उस हिस्से में जो पदार्थ का घनत्व है वो काफी ज्यादा है, इसीलिए तो भूकंप की तरंग का वेग ज्यादा था। अभी हम लोगों ने देखा जितना ज्यादा घनत्व वाला पदार्थ तरंग का वेग भी उतना अधिक। आपने देखा आपके पास जो तरंग आई है उसका वेग अधिक है, तो जाहिर सी बात है जहां से होकर के आ रही है उस पदार्थ का घनत्व ज्यादा होगा। तो पदार्थों के घनत्व में भिन्नताएं होने से परावर्तन और आवर्तन होता है, जिससे तरंग की दिशा भी बदल जाती है। देखिए इसे अभी आगे हम लोग देखेंगे कि एस तरंगे हैं, पी तरंगे हैं, और उनका कुछ पृथ्वी का ऐसा हिस्सा है जहां पर एस तरंग नहीं पहुंचती है और कुछ हिस्सा है जहां पर पी तरंग नहीं पहुंचती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो तरंगे हैं वो अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से निकल रही हैं, और जो अलग अलग घनत्व वाले पदार्थ हैं वो तरंगों की दिशा को परिवर्तित करते हैं। परावर्तन में क्या होता है, तरंग टकराई और दूसरी दिशा में चली गई,
या फिर कह लीजिए परावर्तित हो गई, वापस लौट गई। और जो आवर्तन है इसमें क्या होता है, तरंग की दिशा बदल जाती है। देखिए ये तरंग ऐसे जा रही थी यहाँ पर और इसमें रिफ्रैक्शन हो गया, ये इधर को मुड़ गई। तो ये परावर्तन और आवर्तन को हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, लेकिन ये जानना आपके लिए जरूरी है कि पृथ्वी के अंदर का जो पदार्थ है वो तरंगों की दिशा बदल देता है। और इससे हमें अंदाजा लगता है, जब किसी तरंग की दिशा बदल गई तो हमें इससे अंदाजा लगता है कि ये किस तरह के पदार्थ से टकराई होगी, उसी हिसाब से तरंग की दिशा भी बदली होगी। अब देखिए हम लोगों ने देखा जब शुरू में जो भ्रंशन होता है तो जो तरंगे निकलती हैं वो भूगर्भिक तरंगे होती हैं। तो भूगर्भिक तरंगे हमारी दो तरह की होती हैं। देखिए यहाँ पर किसी कारण से टेक्निकल इशू से ये पी और एस छूट गया है, तो दो तरह की होती हैं, पी तरंगे और एस तरंगे। जो पी तरंगे हैं ये तीव्र गति से चलती हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। इन्हें प्राथमिक तरंगे कहते हैं, यानी जो भूगर्भिक तरंगे हैं इसमें पी और एस हो गया। और पी तरंगे सबसे तेजी से चलने वाली हैं, सबसे पहले धरातल पर पहुंच जाती हैं, इन्हें प्राथमिक तरंगे कहते हैं। और ध्वनि तरंगों जैसी ये होती हैं। अच्छा, इन तरंगों की एक विशेषता समझ लीजिए कि ये गैस, तरल और ठोस यानी तीनों तरह के माध्यम से होकर के गुजर सकती हैं। जैसे कि तीन तरह की हमारी पदार्थ की स्टेट होती है, या तो लिक्विड या सॉलिड या गैस। तो पी तरंगे तीनों तरह के पदार्थों को पार कर जाएंगी। जो एस तरंगे हैं ये धरातल पर थोड़ा लेट पहुंचती हैं, पी सबसे पहले पहुंच गई और एस थोड़ा बाद में पहुंचती हैं। इन्हें द्वितीयक तरंगे कहते हैं, सेकंड नंबर पे पहुंच रही हैं तो द्वितीयक तरंगे हो गई। अच्छा, जो एस तरंगे हैं हमारी, ये केवल ठोस पदार्थों से होकर के गुजर सकती हैं। ध्यान दीजिएगा, जो पी तरंगे हैं वो तीनों तरह के पदार्थों से गुजर सकती हैं, लेकिन एस तरंगे ठोस पदार्थ से ही होके गुजर सकती हैं। तो अगर पृथ्वी में कहीं पर आपको एस तरंगे नहीं मिल रही हैं, भूकंप आया और पृथ्वी का एक हिस्सा ऐसा है जहां पर आपको एस तरंगे नहीं मिली, इससे आप क्या समझेंगे कि ये जिस तरह के पदार्थ से होकर गुजरी वो ठोस तो नहीं था। अगर ठोस होता तो ये इसको पार कर जाती, तो यानी कि वो या तो द्रव होगा या गैसियस स्टेट में होगा, इसीलिए एस तरंगे इस पदार्थ को पार नहीं कर पाई। तो परावर्तन से तरंगे प्रतिध्वनित होकर वापस लौटती हैं, जो पिछली स्लाइड में देखा था, परावर्तन से प्रतिध्वनित होकर वापस लौटती हैं यानी पीछे की ओर। और आवर्तन में क्या होता है, इसकी दिशा बदल जाती है, ये वापस को नहीं जाएगी, इसकी दिशा बदल जाती है। और जब जो आपका भूकंप लेखी है उस पर जब आप इसको रीड करते हैं तरंग को, तो आपको कुछ जानकारियां मिल जाती हैं तरंगों की दिशा से कि पृथ्वी के धरातल में किस तरह के पदार्थ हैं। अब देखिए भूकंपीय तरंगों का संचरण कैसे होता है, बहुत ही शॉर्ट में आपको बताऊंगा। देखिए हम लोगों ने देखा पी तरंगे हैं और एस तरंगे हैं, इसके साथ ही धरातलीय तरंगे भी हैं। लेकिन पहले हम लोग जो भूगर्भीय तरंगों के दो पार्ट हैं उसकी बात कर रहे हैं, पी और एस। अच्छा, धरातलीय तरंगे कैसे बनती हैं, जब भूगर्भीय तरंगे धरातल के शैलों से टकराती हैं तो धरातलीय तरंगे बनती हैं। तो देखिए पी तरंग की दिशा क्या होती है, जो पी तरंग से कंपन होता है उसकी दिशा क्या होती है, पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है। तरंग की ही दिशा के समानांतर पी तरंग से होने वाले कंपन चलते हैं। ये संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालता है, यानी कि ये जो पी तरंगों का मूवमेंट है इसकी वजह से पदार्थों पे दबाव पड़ता है। अच्छा, दबाव किसी पदार्थ पे पड़ेगा तो उसका घनत्व बदल जाएगा। जैसे आप किसी पदार्थ को कस के दबाएंगे तो उसका घनत्व बदलेगा, तो यानी कि पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है। और जो शैल है, शैल यानी आप सिंपल भाषा में कह लीजिए कि पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें हैं उसमें संकुचन और फैलाव होता है, यानी किसी जो शैल है वो अचानक से सिकुड़ जाएगा इन पी तरंगों की वजह से, या फिर उसमें फैलाव हो जाएगा, वो फैल जाएगा। ये पी तरंगे हो गई। एस तरंगे जो है इनका कंपन कैसे होता है, एस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर यानी 90 डिग्री पर कंपन पैदा करती हैं। तो जिस दिशा में आपकी तरंग जा रही है उससे 90 डिग्री पर कंपन पैदा होंगे एस तरंगों के द्वारा। अच्छा, देखिए ये जिस पदार्थ से गुजरती हैं उसमें उभार और गर्त बन जाते हैं। धरातलीय तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती हैं। जो भूगर्भिक तरंगों के बाद धरातलीय तरंगे आती हैं वो सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं।
अच्छा देखिए, अगर पूछा जाए P और S दोनों तरंगों का छाया क्षेत्र कौन सा होगा, तो ये जो आपका क्षेत्र है 105 से 145 के बीच का, ये P और S दोनों तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है। यहाँ पर P तरंगे नहीं पहुंचती हैं और मान लीजिए S तरंगे तो पूरे ही पार्ट में नहीं पहुंचती हैं। तो बस इतना आपको याद रखना है, P और S दोनों तरंगों का छाया क्षेत्र कौन सा है, 105 से 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र। अब देखिए, भूकंप के कुछ प्रकार देख लेते हैं। एक तो सामान्य विवर्तनिक भूकंप ही अधिक आते हैं। ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। फिर देखिए, कुछ भूकंप ऐसे होते हैं जो ज्वालामुखी की वजह से आ जाते हैं। इनको ये ज्वालामुखी क्षेत्रों में आते हैं और इनको ज्वालामुखी जन्य भूकंप मानते हैं। फिर खनन क्षेत्रों में आ जाते हैं, आप खनन गतिविधि कर रहे हैं जिसकी वजह से खान की छत ढह गई, यानी जो आपकी माइन है उसकी छत वगैरह ढह गई और इससे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। इनको नियात भूकंप कहते हैं, कोलैप्स। नियात का मतलब होता है कोलैप्स। फिर आ जाता है कभी कभी परमाणु और रासायनिक विस्फोट की वजह से भी भूकंप आते हैं और ऐसे ये जो भूकंप के झटके हैं इसको विस्फोट भूकंप कहते हैं। और अगर बांध की वजह से भूकंप आ जाए तो इसको बांध जनित भूकंप कहा जाता है। देखिए, भूकंपों की जो तीव्रता है इसका मापन रिक्टर स्केल से होता है, यानी भूकंप कितनी तेजी से आया, और इस तीव्रता का मापन 0 से 10 के बीच में होता है, यानी जितना तेज है उस हिसाब से इसको 0 से 10 के बीच में अंक दिए जाएंगे। अच्छा जी, देखिए, जो आघात की तीव्रता है इसको इटली के भूकंप वैज्ञानिक मर्कैली के नाम पे जाना जाता है। आघात की तीव्रता मतलब कि कितनी प्रत्यक्ष हानि हुई, कितना नुकसान हुआ, इस तरह का जो भूकंप की या जो भूकंप के आघात हैं उसकी गहनता का मापन होता है इटली के वैज्ञानिक मर्कैली के नाम पे, और ये 1 से 12 के बीच में होती है। अच्छा देखिए, भूकंप आपदा से क्या क्या चीजें होती है, जैसे भूमि का हिलना, धरातलीय विसंगति, भूस्खलन हो सकता है, मृदा द्रवण, धरातल एक तरफ झुक सकता है, अब पहाड़ पे बर्फ जमी हुई है वो नीचे खिसक सकती है, हिमस्खलन, धरातलीय विस्थापन, बांध टूट सकते हैं, आग लग सकती है, इमारत टूट सकती है, वस्तुएं गिर सकती हैं और सुनामी आ सकती है। अब देखिए, एक चीज आ जाती है सुनामी। तो सुनामी क्या है? इस तरह से ये पूरे शहरों को डुबा देने वाली जो सुनामी है कब आती है? जो समुद्र का आधा स्थल है, आधा स्थल मतलब जो समुद्र के नीचे की सतह है, जब इसके ऊपर भूकंप आता है समुद्र के आधा स्थल में, और वो भी काफी तेज भूकंप आता है। तो अब देखिए, समुद्र की सतह में भूकंप आएगा तो लहरें क्या है, ऊपर नीचे गति करेंगी। तो यही लहरों में इतनी तेजी से गति होती है कि ये तट के किनारों को तोड़ती हुई आगे के हिस्सों में प्रवेश कर जाती हैं, शहर के शहरों को डुबो देती हैं। ये आपकी सुनामी हो गई। अच्छा देखिए, भूकंप की तीव्रता जो मापी जाती है, जब ये 5 से ज्यादा होगी तब वास्तव में इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और रिक्टर स्केल पर 8 से ज्यादा तीव्रता वाले जो भूकंप हैं वो 1-2 वर्षों में एक आध बार आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो ये इतने भयानक होते हैं कि बहुत ज्यादा हानि हो जाती है। अब देखिए, हम लोग पहुंच गए हैं पृथ्वी की संरचना पर। अभी तक हम लोगों ने उन सोर्सेस को देखा जिससे पृथ्वी के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम लोग ये देखेंगे इन सोर्सेस से जो जानकारी मिली है उसके आधार पर पृथ्वी की गहराई तक किस किस तरह की संरचनाएं या किस किस तरह के पदार्थ हैं। तो देखिए, सबसे पहले आ जाती है भूपर्पटी। ये ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा है। ये बहुत ही भंगुर भाग है जो जल्दी टूट जाता है। भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीप और महासागर के नीचे अलग अलग है। महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। देखिए, यहां पर देखिए, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट लिखा है इंग्लिश में, यही बेसिकली आपकी भूपर्पटी है। यहां पर ये नीले रंग का जो समुद्र देख रहे हैं इसके नीचे देखिए कितनी पतली भूपर्पटी है, और जबकि यहां पर देखिए कॉन्टिनेंट्स के नीचे, महाद्वीपों के नीचे कितनी चौड़ी भूपर्पटी है। यानी कि भूपर्पटी कहां आपको ज्यादा चौड़ी मिलेगी? महाद्वीपों पर। महासागरों के नीचे भूपर्पटी की औसत मोटाई केवल 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे ये 30 किलोमीटर तक चौड़ी है। मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में ये मोटाई और भी ज्यादा है। यानी कि यहां पर देखिए आपको पर्वत दिख रहे हैं, तो इन पर्वतों के नीचे भूपर्पटी की जो चौड़ाई है और ज्यादा है।
हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूपर्पट्टी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर है। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी है लगभग 70-75 किलोमीटर तक आपको हिमालय पर्वत के नीचे भूपर्पट्टी की चौड़ाई मिल जाएगी। अब देखिए अगला पार्ट आता है मेंटल। इसको इंग्लिश में MANTLE लिखते हैं, कई जगह पे मेंटिल भी लिखा मिलेगा हिंदी में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। भूगर्भ में परपट्टी के नीचे का भाग मेंटिल कहलाता है या मेंटल कहलाता है। यानी ये जो आपकी भूपर्पट्टी है, ठीक इसके नीचे जब आप जाएंगे तो ये मेंटिल आपको मिल जाएगा। यहाँ मोहो अशांतत्य से आरंभ होकर, यानी कि ये जो मेंटिल है ये मोहो अशांतत्य से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर 2890 है, तो इसको आप मोटा मोटा 2900 ही मान सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए जो आपकी मेंटिल है यहाँ से शुरू होके और 2900 किलोमीटर की गहराई तक जाती है। इसमें देखिए मेंटिल का जो ऊपरी भाग है उसको दुर्बलता मंडल कहते हैं। एस्थेनो शब्द का मतलब ही होता है दुर्बलता। देखिए यहाँ पर लिखा है एस्थेनोस्फीयर, तो जो एस्थेनोस्फीयर है इसका मतलब हो गया दुर्बलता मंडल, और एस्थेनो का मीनिंग होता है दुर्बलता। तो ये जो दुर्बलता मंडल है ये 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। एस्थेनोस्फीयर कितनी गहराई तक है? 400 किलोमीटर की गहराई तक एस्थेनोस्फीयर फैला है। चित्र में आप जरूर देखते जाइए, मैं पेन से मार्क कर रहा हूं। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पे पहुंचता है वो यहीं से पहुंचता है, इसी एस्थेनोस्फीयर से लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है। और ये चीज याद रखिए अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं। भूपर्पट्टी और मेंटिल का ऊपरी भाग मिलकर स्थलमंडल कहलाते हैं। तो देखिए जो मेंटिल का ऊपर का हिस्सा है और जो भूपर्पट्टी है ये और मेंटिल का ऊपरी हिस्सा, ये मिलकर क्या कहलाएंगे? ये मिलकर के स्थल मंडल कहलाएंगे। और ये स्थल मंडल 10 से 200 किलोमीटर का तक मोटाई वाला होता है, यानी मिनिमम 10 किलोमीटर से मैक्सिमम 200 किलोमीटर मोटाई वाला स्थल मंडल है। और एक बार और रिपीट करूंगा कि भूपर्पट्टी और मेंटिल का ऊपरी भाग मिलकर के स्थल मंडल कहलाते हैं। नीचे जो मेंटल का विस्तार है दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक है, यानी कि मेंटल जो है नीचे दुर्बलता मंडल से काफी नीचे तक फैला है और ये ठोस अवस्था में है, यानी कि ये वाला हिस्सा आपका पूरा ठोस अवस्था में मिलता है। अब बात करेंगे कोर की या क्रोड की। जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है, भूकंपीय तरंगों के वेग ने पृथ्वी के क्रोड को समझने में सहायता की। क्रोड और मेंटिल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पे है, जहां पे मेंटिल समाप्त होती है और कोर शुरू होती है 2900 किलोमीटर की गहराई पे। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है, जैसा कि मैंने बताया था। आउटर कोर आपकी जो है लिक्विड स्टेट में है, तभी इसको जो एस टाइप की भूकंपीय लहरें हैं वो इसीलिए इसको नहीं पार कर पा रही थी। और जो आंतरिक कोर है ये आपकी ठोस अवस्था में है। क्रोड भारी पदार्थों, मुख्य रूप से जो निकिल और लोहा है, इससे बनी है। तो निकिल हो गया और लोहे को कहते हैं इंग्लिश में फेरस। तो निकिल और फेरस को जोड़कर इसे निफे नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए हम लोग कुछ सामान्य बातें ज्वालामुखी के बारे में देखेंगे और देखेंगे ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए ज्वालामुखी ऐसा स्थान हो गया जहां से गैसें, इसके साथ ही राख और तरल चट्टानी पदार्थ जो है पृथ्वी के धरातल तक पहुंच जाता है। और देखिए अगर ये पदार्थ अभी भी निकल रहा है, यानी किसी ज्वालामुखी से अगर अभी भी पदार्थ निकल रहे हैं तो उसको हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी कहेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो पदार्थ आता है, जो चट्टानें पिघल पिघल के आ रही हैं, ये कहां से आ रही हैं? दुर्बलता मंडल से ये निकल करके पृथ्वी के धरातल तक पहुंच रही हैं। अच्छा, जब ये पदार्थ एक चीज समझिए, आपने देखा होगा बच्चों का घर में नाम अलग होता है, स्कूल में अलग होता है। वैसे ही जब मेंटिल में ये पदार्थ होता है तो इस पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। यानी जब ये पृथ्वी के धरातल में मेंटिल में है तो यही पदार्थ कहा जाएगा मैग्मा। और जब ये बाहर आ गया, यहां पर बाहर आके बहने लगा, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसी पदार्थ को लावा कहा जाएगा। अच्छा देखिए ज्वालामुखी से कौन कौन से पदार्थ बाहर आते हैं? तो लावा प्रवाह हो गया, लावा के जमे हुए टुकड़ों का मलबा,
इसके साथ ही राख, धूल कण और कुछ गैसें जैसे नाइट्रोजन के यौगिक, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन, आर्गन, ये सारी जो चीजें हैं ये आपके एक ज्वालामुखी से बाहर आती हैं। अब देखिए हम लोग ज्वालामुखी के प्रकारों को देखेंगे, कितने तरह के ज्वालामुखी होते हैं। तो देखिए ज्वालामुखी की उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पर किस तरह की आकृतियां बनी हैं, इन दोनों चीजों के आधार पर ज्वालामुखियों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि शील्ड ज्वालामुखी, तो बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर, अभी बेसाल्ट प्रवाह से जो ज्वालामुखी बनता है या बेसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी जो है आगे अभी उससे देखेंगे, तो बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पे पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में शील्ड ज्वालामुखी सबसे बड़े होते हैं। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। लावा मैंने आपको बताया कि जब मैग्मा बाहर आ जाता है तो उसे लावा कहते हैं, तो लावा के ठंडे होने से ये बनते हैं। ये लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है और इसी कारण इन ज्वालामुखियों का जो ढाल है वो ज़्यादा तीव्र नहीं होता है, काफ़ी तरल लावा होता है और इसीलिए इसका ढाल ज़्यादा तीव्र नहीं होता है। यदि ये किसी तरह की निकास नलिका से पानी भीतर चला जाए, यानी कि देखिए क्या है, ज्वालामुखी जिससे नलिका से आ रहा है अगर उसमें पानी चला जाएगा तो फिर ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा, अदरवाइज इन ज्वालामुखियों में ज्यादा विस्फोट नहीं होता है। तो इन ज्वालामुखियों से जो लावा बाहर आता है वो फव्वारे जैसे चलते हैं, उस तरह से बाहर आता है और इससे क्या है, एक शंकु जैसा बन जाता है। इसको कहते हैं सिंडर शंकु, यानी कि ये जो लावा फव्वारे जैसा बाहर आता है इससे एक शंकु का निर्माण होता है जिसको सिंडर शंकु कहते हैं। फिर देखिए आते हैं मिश्रित ज्वालामुखी। तो इन ज्वालामुखियों से बेसाल्ट की अपेक्षा काफी ठंडा और गाढ़ा लावा बाहर आता है और इन ज्वालामुखियों में काफी तेज विस्फोट होता है और इससे काफी पदार्थ है, राख है, वो धरातल तक आ जाता है। ये पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाता है, जिनमें जमाव मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में दिखते हैं, यानी जो निकास नलियां हैं उसी पर यह पदार्थ जमा हो जाता है। अब देखिए आता है ज्वालामुखी कुंड। कभी कभी देखिए ज्वालामुखी में जब विस्फोट होता है तो विस्फोट इतना कह लीजिए कि भयानक होता है कि ज्वालामुखी का जो शेप है वो ऊपर की तरफ जाने की बजाय नीचे धंस जाता है, यानी कि जो ज्वालामुखी आमतौर पे ऊपर की ओर होते हैं इसमें क्या होता है, ज्वालामुखी स्वयं नीचे धंस जाता है धरातल के, तो धंसे हुए विध्वंस गर्त ही ज्वालामुखी कुंड कहलाते हैं। यानी कि ये जो ज्वालामुखी नीचे धंस गया और इसकी वजह से जो कुंड का निर्माण हो गया, इसी को कुंड मतलब ये पूरा, जैसे आप कहते हैं तालाब, उसी तरह से जो कुंड का निर्माण हो गया वही ज्वालामुखी कुंड कहलाता है। इनका ये विस्फोटक रूप बताता है कि लावा प्रदान करने वाला मैग्मा का भंडार जो है काफी बड़ा है और इसके काफी पास में है, यानी इतना जो भयानक विस्फोट हुआ है ये क्यों हुआ है, क्योंकि इसके पास एक तो बहुत ज्यादा मैग्मा है, जब बहुत मैग्मा तेजी से बाहर आने की कोशिश करेगा तो विस्फोट होगा, और इसके साथ ही मैग्मा का जो भंडार है काफी पास में भी है, यानी जहां पर ज्वालामुखी हुआ उससे मैग्मा भंडार की दूरी ज्यादा नहीं है। इनके द्वारा निर्मित पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की तरह, यानी इनसे जो पहाड़ी बनती हैं वो मिश्रित ज्वालामुखी की जैसी दिखाई देती हैं। इसके बाद आता है बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। तो ये ज्वालामुखी बहुत ज्यादा तरल लावा उगलते हैं, यानी इनसे काफी तरल लावा निकलता है। कई 100 किलोमीटर दूर तक कई बार ये लावा फैल जाता है, यानी बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में फैल जाता है और इस लावा क्षेत्र की मोटाई भी 50 मीटर तक हो सकती है, यानी कि लगातार लावा निकल रहा है, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, तो जो लावा क्षेत्र है इसकी मोटाई भी बढ़ जाएगी, 50 मीटर तक मोटा हो सकता है। अगर इसका एग्जाम्पल लें तो जो भारत का दक्कन ट्रैप है जिसपे आज आपका महाराष्ट्र पठार है, तो ये दक्कन ट्रैप जो है इसी तरह के बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र से बना है और पहले के समय में माना जाता है कि ये और भी बड़ा रहा होगा, लेकिन आज भी जो दक्कन ट्रैप है इस पर जो महाराष्ट्र पठार है ये पूरा हिस्सा इसी तरह के बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र से बना हुआ है। अब देखिए मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। इन ज्वालामुखियों का उद्गार महासागरों से होता है। मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है और महासागरीय बेसिन में फैली है। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता है।
देखिए थोड़ा सा बहुत ही एनसीईआरटी से अलग हटके बताऊंगा। देखिए हमारी पृथ्वी में बेसिकली प्लेट्स हैं, और जब ये प्लेट जो है एक दूसरे से विपरीत दिशा में खिसकती है, अंदर से कुछ तरंगे आती हैं जिन्हें संवहन तरंगे कहते हैं, इसकी वजह से प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में चली जाती हैं। अब देखिए इससे क्या होगा कि हमारा जो ये समुद्र का हिस्सा है बीच का, ये ओपन हो जाएगा, और इसी ओपन हिस्से से जो लावा है वो फैलने लगता है, जो मैग्मा है वो ऊपर आता है, लावा में बदल जाता है और दोनों तरफ समुद्र तल के फैलने लगता है। तो ये जो फैलता हुआ लावा है, इसी से मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी का निर्माण होता है। अब देखिए ज्वालामुखी से कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं, इस चीज को हम लोग समझेंगे। अब देखिए हम लोग ज्वालामुखी से जो अलग अलग तरह की आकृतियां बनती हैं उनको देखेंगे। देखिए ज्वालामुखी से आपका लावा निकलता है, तो ये लावा ठंडा होगा और जमेगा, इसी की वजह से अलग अलग तरह के शैल बन जाते हैं। अच्छा, ज्वालामुखी के लावा के जमने से जो भी शैल बनेगा सभी जो है आग्नेय शैल होंगे। तो ज्वालामुखी के लावा के जमने से कौन से शैल बनते हैं? आग्नेय शैल। लेकिन ये आग्नेय शैल दो तरह के हो सकते हैं। देखिए जब ज्वालामुखी का लावा मान लीजिए पृथ्वी से बाहर आया और पृथ्वी के धरातल के ऊपर जम गया, तो इससे ज्वालामुखी शैल बनेंगे। और अगर यही लावा पृथ्वी के इस धरातल के ऊपर नहीं आ पाया, नीचे ही कहीं जम गया, तो इससे आपके जो शैल बनेंगे उनको पातालीय शैल कहेंगे। दोनों ही आग्नेय होंगे, लेकिन जब नीचे जम गया लावा तो ये अब देखिए हम लोग ज्वालामुखी से जो अलग अलग तरह की आकृतियां बनती हैं उनको देखेंगे। देखिए ज्वालामुखी से आपका लावा निकलता है, तो ये लावा ठंडा होगा और जमेगा, इसी की वजह से अलग अलग तरह के शैल बन जाते हैं। अच्छा, ज्वालामुखी के लावा के जमने से जो भी शैल बनेगा सभी जो है आग्नेय शैल होंगे। तो ज्वालामुखी के लावा के जमने से कौन से शैल बनते हैं? आग्नेय शैल। लेकिन ये आग्नेय शैल दो तरह के हो सकते हैं। देखिए जब ज्वालामुखी का लावा मान लीजिए पृथ्वी से बाहर आया और पृथ्वी के धरातल के ऊपर जम गया, तो इससे ज्वालामुखी शैल बनेंगे। और अगर यही लावा पृथ्वी के इस धरातल के ऊपर नहीं आ पाया, नीचे ही कहीं जम गया, तो इससे आपके जो शैल बनेंगे उनको पातालीय शैल कहेंगे। दोनों ही आग्नेय होंगे। अच्छा देखिए जब लावा धरातल के नीचे ही जम जाता है और यहाँ पर कुछ आकृतियां बनती हैं धरातल के नीचे, तो इसको हम लोग कहते हैं अंतर्वेधी आकृतियां। अब देखिए हम लोग समझेंगे बैथोलिथ संरचना को। इससे पहले मैं आपको कुछ शब्द हैं जैसे कि अनावरण हो जाना या अनाच्छादन हो जाना या फिर अपपत्रित हो जाना, तो इनका लगभग एक जैसा अर्थ है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि ये आपके सामने अभी शब्द आने वाले हैं। देखिए होता क्या है, जैसे पृथ्वी का धरातल है बहुत गर्म है, इसके ऊपर पानी बरस जाता है, तो क्या होगा? चिटकन आ जाएगी धरातल में। जब धरातल में चिटकन आ जाएगी उसके बाद जैसे हवा आई, तो हवा क्या करेगी? ये जो चिटका हुआ पदार्थ है इसको और धीरे धीरे इसका अपर्दन करेगी, और जब ये पदार्थ काफी हल्का हो जाएगा यानी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, तो हवा के साथ बह के कहीं और चला जाएगा। तो ये ऊपर का धरातल खत्म हो गया। इसके बाद जो नया धरातल बना, अब ऊपर का धरातल समाप्त हुआ है, तो इसके नीचे भी तो कुछ होगा, तो नीचे वाली जो परत है उसके साथ भी यही होगा, फिर से चिटकन होगी, फिर से टूट जाएगा, हवा बहा ले जाएगी। तो इसकी वजह से क्या है, जो धीरे धीरे धरातल है उसमें ऊपर की परतें नष्ट होने लगती हैं। तो इसी को हम लोग अनावरण कहते हैं। अब इसके अनावरण अनाच्छादन इसके कई सारे कारण होते हैं, एक कारण नहीं होता है, पर वो तब बात करेंगे जब उस चैप्टर में होंगे। अभी के लिए शॉर्ट में समझा दिया। तो देखिए बैथोलिथ क्या है, वापस टॉपिक पे आते हैं। हम लोगों ने देखा कई बार मैग्मा जो पृथ्वी का धरातल है वहां तक नहीं पहुंचता है, भूपर पट्टी पे ना पहुंच के काफी गहराई में ही जम जाता है, जैसे यहाँ पर नंबर 3 से दिखाया गया है। और ये जब काफी गहराई में जमता है तो गुंबद के आकार में जमता है। तो ये जो गुंबद के आकार में विकसित लावा है इसी को बैथोलिथ कहते हैं। और ये कहाँ होता है? धरातल से काफी नीचे होता है। ये अपना धरातल है, इस पर देखिए ये यहाँ पर ज्वालामुखी है, और ये कहाँ जमा जाके? इतना ज्यादा गहराई में जमा जाके। तो ये गुंबद जैसी संरचना बैथोलिथ हो गई।
अब ये जो है कई बार क्या होता है कि जो ऊपर की आपकी ये जो पूरी संरचना है ये हट जाती है अनावरण के द्वारा। अनावरण कैसे होता है अभी अभी मैंने आपको बताया, या अनाच्छादन के द्वारा। तो जब अनाच्छादन के द्वारा ये पूरी की पूरी ऊपर की सतह हट जाती है तो ये जो नीचे का बैथोलिथ है कुछ इस तरह से दिखाई देने लगता है। ये देखिए यहाँ पर जो इमेज है ये एक बैथोलिथ की है जो गुंबद के आकार में है। ये विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं और कभी कभी इनकी गहराई भी कई किलोमीटर तक होती है। ये ग्रेनाइट के बने होते हैं, बैथोलिथ इन्हें कहा जाता है, और ये मैग्मा भंडार के जमे हुए भाग हैं। जैसा शुरू में ही देखा, मैग्मा के जमने से बनते हैं। फिर आता है लैकोलिथ। यहां पर देखिए ये चित्र में लैकोलिथ को यहां पर दिखाया गया है। ये गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें, अंतर्वेदी मतलब जो जमीन के अंदर ही लावा जमने से बनी है। इनका तल समतल और एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे की ओर जुड़ा होता है। तो ये देखिए आपका जो लैकोलिथ है ये एक पाइप जैसी जो नली है इसके माध्यम से जुड़ा हुआ है नीचे की ओर। यहां पर ये आपकी नली को दिखाया गया है। इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती है। तो पृथ्वी की सतह पर जैसा मिश्रित ज्वालामुखी का गुंबद होता है वैसे ही ये लैकोलिथ दिखाई देते हैं। कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी ऐसी ही गुंबदनुमा पहाड़ियां हैं। इनमें से अधिक अब अपत्रित हो चुकी हैं, वही वर्ड आ गया, अपपत्रित हो गई हैं और धरातल पर दिखाई देने लगी हैं। ये लैकोलिथ और बैथोलिथ के अच्छे उदाहरण हैं। इसके बाद आते हैं लैपोलिथ, फैकोलिथ और सिल। तो देखिए ऊपर उठते लावे का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है। यहाँ ये अलग अलग आकृतियों में जम जाता है और अगर तश्तरी के आकार में जमे तो इसे लैपोलिथ कहा जाता है। जो ऊपर उठता हुआ लावा था कई बार क्या होता है जो क्षैतिज दिशा में यानी हॉरिजॉन्टली जो कमजोर चट्टानें हैं, जो कमजोर धरातल है उसकी दिशा में चला जाता है। और अगर ये तश्तरी के आकार में जमे, यहां पर चित्र में देखिए 7 नंबर जहां पे लिखा है, यहां पर ये जो तश्तरी के आकार में जम गया है इसको लैपोलिथ कहते हैं। ये देखिए तश्तरी जैसी यहां पर बनी हुई है। अच्छा, फिर देखिए आ जाता है कि फैकोलिथ क्या है। तो कई बार अंतर्वेदी चट्टानों की मोड़दार अवस्था में अपनति के ऊपर और अभिनति के तल में लावा का जमाव पाया जाता है। ये परतनुमा लहरदार चट्टान एक निश्चित वाहक नली से मैग्मा भंडार से जुड़ी होती है। इसी को हम लोग फैकोलिथ कहते हैं। इसके बाद देखिए आता है सिल। तो सिल क्या है, यहां पर देखिएगा चित्र में ये सिल दिखाया गया है। तो अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सिल या शीट कहलाता है। तो जब जो आग्नेय चट्टानें हैं एक चादर के रूप में क्षैतिज तल में ठंडी हो जाती हैं तो इससे ये सिल बनता है। यहाँ पर देखिए चादर जैसी दिख रही है। जमाव की मोटाई के आधार पर, जमाव कितना मोटा है इसके आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। कम मोटाई वाला अगर जमाव है तो उसको शीट कहेंगे और अगर बहुत ज्यादा मोटाई का जमाव है तो उसको सिल कहेंगे। अंतिम आज का हमारा स्थलाकृति है डाइक। देखिए जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण पर होता है तो देखिए जो यहाँ पर चित्र में देखिएगा जो लावा का प्रवाह है, जब चौथे नंबर पे यहाँ पे ये जो रेड कलर से लावा दिखाया गया है, तो ये जो लावा का प्रवाह है जब धरातल से लगभग समकोण दिशा में होता है और अगर यहीं पे ये जम जाए, जैसे यहाँ पर ही ये अगर जम जाए तो इससे जो दीवार की जैसी संरचना बनती है इसको डाइक कहते हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र की अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में इस तरह की आकृति आपको मिल जाएगी। यानी पश्चिमी महाराष्ट्र में जो अंतर्वेदी चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानें, वहां पर आपको ये डाइक की संरचना मिल जाएगी ऐसी वाली। ज्वालामुखी उद्गार से बने दक्कन ट्रैप के विकास में डाइक उद्गार की वाहक समझी जाती है। तो देखिए इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने देखा पृथ्वी के अंतरतम में किस तरह के पदार्थ मिलते हैं और इस जानकारी को प्राप्त करने के क्या क्या स्रोत हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने भूकंप की तरंगों की जानकारी प्राप्त की और इसके साथ ही हम लोगों ने ज्वालामुखियों के बारे में भी पढ़ा। अब देखिए अगले आने वाली क्लास में हम लोग जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे।